यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है? और क्या ये सिर्फ चुनावी बिसात पर एक मोहरा बनकर नहीं रह जाए? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में सियासी बहस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस ने ही अब सवाल उठा दिए हैं। एक ही फैमिली के दो लोगों के लिए क्या नियम अलग अलग हो सकते हैं? ठीक इसी तरह एक ही देश में रहने वाले दो नागरिक के लिए क्या अलग अलग कानून हो सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर भी वोट बैंक की राजनीति की वजह से आज तक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं हो पाया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस कोड को लगाने के लिए अपना एडी जोटी का जोर लगा रही है। सबको लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मुस्लिम समुदाय, लेकिन हाल ही में कुछ हिंदू और आदिवासी संगठन भी इस बिल का विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? उसका आम जनता, अलग अलग धर्म और समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आपका और गवर्नमेंट का क्या राय है? ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर YouTube में देखोगे तो इस विषय पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर पहलू के बारे में इन डेप्थ बातें करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एज ए इंडियन सिटीजन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुछ दिन पहले अपने कार्यकर्ता संगठन में इस बात का जिक्र किया और उसके बाद तुरंत ही विपक्षी पार्टी ने ये बात को जोड़ दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ पर यू टर्न तब आया जब यूसीसी का विरोध कुछ हिंदू और आदिवासी संगठनों ने किया। तो फिर यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अलग अलग धर्म और समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कोई भी देश में कानून मुख्यत्वे दो भाग में बटा हुआ है। पहला क्रिमिनल और दूसरा सिविल। देखिए, क्रिमिनल मतलब सबको पता है, लूटपाट, मर्डर, चोरी, ऐसे कुछ आरोप होते हैं और जो केस लगता है उसको क्रिमिनल केसेस कहते हैं और उसके लिए जो कानून बनाए उन्हें क्रिमिनल कानून कहते हैं। भाग्य से हमारे देश में ये कानून सबके लिए एक है। अगर सिविल कानून की बात करें तो सिविल कानून मतलब ऐसे कानून जो शादी, डिवोर्स, पारिवारिक संपत्ति इत्यादि के लिए बनाए गए हैं और दुर्भाग्य से ये कानून हर नागरिक के लिए समान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम के लिए ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाता है और वहीं पे सिखों के लिए और क्रिश्चियन के लिए भी अपने खुद के पर्सनल लॉ बोर्ड है। और जहाँ तक हम हिंदू की बात करें तो अगर हिंदू को शादी करनी है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करनी पड़ेगी और ये एक्ट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई मुस्लिम चाहे तो 4 शादी कर सकता है और ये इजाज़त देता है उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन वहीं पर अगर हिंदू को दूसरी शादी करनी है तो उसको अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देना पड़ेगा और जब तक डिवोर्स पूर्ण नहीं हो जाता वो अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकता और अगर ऐसा करता है तो वो कानूनन अपराध होगा। अब डिवोर्स होने के बाद भी उसे अपनी पत्नी को कुछ पैसे मंथली देने पड़ेंगे और ये सारी प्रक्रिया में बहुत से साल, महीने, कुछ भी लग सकता है। तब तक उस बेचारे बंदे की दूसरी शादी की उम्र भी शायद चली जाती है। देखिए, यहाँ पर हम 4 शादियों के फेवर में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम की तरह हिंदू बंदे को भी 4 शादी की अनुमति दी जाए, लेकिन एक ही देश में ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? कानून सबके लिए समान क्यों नहीं है? और यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे जितने भी लॉ बोर्ड है उसे खत्म कर सभी धर्मों और समुदाय को एक छाते के नीचे लाना चाहती है ताकि हर नागरिक के लिए कानून और नियम समान बने रहे। हिंदू संगठन काफी समय से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की मांग कर रहे थे और इस मांग ने जोर पकड़ा जब 1985 में शाहबानू नाम की 62 वर्षीय महिला को उसके पति ने बाहर निकाल दिया। वो 5 बच्चों की माँ थी। जब उसको आराम करने की उम्र थी तब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। तो पूरी जिंदगी बच्चों और पति के लिए काम करने वाली महिला अब इस अन्याय का चेहरा बनने वाली थी। काफी साल बीतने के बाद 14 जून 2023 को 22वें लॉ कमीशन ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर परामर्श स्टार्ट किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की पुष्टि की। एक्सपर्ट का मानना तो यही था कि इस कोड का विरोध सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही करेंगे और सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे। बात सही है, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे मुस्लिम समुदाय, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हिंदू और आदिवासी संगठन भी इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय का विरोध स्पष्ट है, इसमें हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की सीधी टक्कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हो रही है। लेकिन हिंदू संगठन और आदिवासी संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका तो पहले से यही मानना था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए। तो अब रातों रात ऐसा क्या हो गया कि ऐसे संगठन बाहर निकल आए और उसका विरोध कर रहे हैं? तो इस बात के मुख्य रूप से 4 कारण है और सभी कारणों के 1 बाय 1 हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है HUF माने कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? देखिए,
जब इतना शहरीकरण नहीं हुआ था तो सालों पहले हिंदू फैमिलीज एक छत के नीचे रहती थी। बहुत सारे भाई एक छत के नीचे रहते थे और उनकी प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से होती थी। अब जब ऐसा परिवार कोई बिजनेस करता है तो उसकी तुलना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले व्यवसाय में होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकम टैक्स के अधिनियम 1961 के अनुसार अगर कोई HUF फैमिली बिजनेस करती है तो उनको टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर छुपा था सबसे बड़ा गेम, और इसी की वजह से आज भी बहुत सारी कंपनीज HUF के अंतर्गत अपना बिजनेस चला रही है, जैसे कि हल्दीराम, टाटा सन्स और बहुत ही स्मॉल और मीडियम और भी कंपनीज है। अब देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस HUF अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध सबको लिया गया है, और जिसको नहीं लिया गया है वो है मुस्लिम और क्रिश्चियंस। अब देखो, जो लोग HUF के अंतर्गत आते हैं उनको वो चिंता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया तो शायद HUF वाला कोड समाप्त हो जाएगा और उनके जो सारे हित है वो भी चले जाएंगे। तो चलिए चलते अपने दूसरे रीजन की ओर। दूसरा रीजन है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब ये नियम के अनुसार कोई भी बंदा इंटरकास्ट या तो इंटर रिलीजियस मतलब कि अन्य धर्म के पुरुष या महिला से बिना ही किसी रोक टोक से शादी कर सकता है, जिसमें उसको कोई भी धार्मिक विधि करने की जरूरत नहीं है और उसके मैरिज को मान्यता मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि अगर UCC आ गया तो स्पेशल मैरिज एक्ट को भी खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे उनका मानना ये है कि वो बहुत सारे लोगों की एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, बहुत सारे पहलू पर वो चर्चा करेंगे, तभी जाके कोई रिपोर्ट बनेगा और वो गवर्नमेंट को देंगे। ये सारी बातें सिर्फ अनुमान है, अभी तक पेपर पे नहीं आई है। चलो फिर अपने तीसरे रीजन की ओर चलते हैं। तीसरा रीजन मतलब कि आदिवासी समुदाय। अब आदिवासी समुदाय क्यों नाराज है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आदिवासी समुदाय मतलब कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, उनके भी अपने खुद के रीति रिवाज, खुद के नियम, खुद के कानून है। अब ये समुदाय मेन स्ट्रीम से दूर कहीं और रहते हैं, उनका अपना समाज है, अपना रीति रिवाज है, अपने कुछ कानून है और अपने कानून का वो बहुत सख्ती से पालन भी करते हैं। अब इन समुदाय में भी मुस्लिम्स की तरह एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति दी जाती है। देखिए, पूरे देश में 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय है, जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुमान से लगभग 10 करोड़ के आसपास है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8% से ज्यादा है, जो कि कम नंबर्स नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदिवासी समुदाय में एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्री के साथ मैरिज कर सकता है और उसी के साथ साथ एक महिला भी एक से ज्यादा पुरुष के साथ शादी कर सकती है। अब आदिवासी एकता परिषद का मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा तो उनके सारे रीति रिवाज, उनके सारे जो हित है वो चले जाएंगे, वो अपने ही परंपरा और संस्कृति का रक्षण नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं। देखिए, हम मानते हैं कि तमाम आदिवासी समुदाय में ऐसे रीति रिवाज नहीं है, अब वो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे समुदाय में ऐसे रीति रिवाज चल रहे हैं। अगर देखें तो आदिवासी समुदाय में आज भी मैरिज रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आदिवासी समुदाय में भी मैरिज रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे ऐसे जो रजिस्ट्रेशन है वो अमली बनाए जाए, ताकि ऐसे समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। चलते हैं अपने चौथे और आखिरी रीजन की ओर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने साउथ की फिल्में तो देखी होगी, आजकल बहुत चलती है बॉलीवुड से ज्यादा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक हीरो जो हीरोइन से शादी करता है वो अक्सर अपनी कजिन ही होती है। तो ये साउथ इंडिया की एक परंपरा है, उनके रीति रिवाजों में शामिल है कि वो अपने कजिन से शादी कर सकते हैं और यही परंपरा वहाँ पर सदियों से चली आ रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बिहार में अपने कजिन से शादी करने के नंबर है 3.2%। वहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो है 26%। तो यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में ये नंबर इतने ही है। अब देखो, ये चीजें सदियों से चली आ रही है, हम इसका विरोध नहीं करते, उनकी जो भी परंपरा है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनका मानना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो फिर ये सारी परंपरा वो निभा नहीं सकेंगे और गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करेंगी। देखो, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से साउथ इंडियन की शादियों में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये बात भी स्पष्ट नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ऐसा होने वाला है। ये सिर्फ एक अनुमान है, कहीं भी ये चीजें पेपर पे नहीं आई है और लॉ कमीशन का भी यही मानना है कि इस पर वो लोग स्पष्टता करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्य रूप से डाइवोर्स, शादी की मिनिमम वय, डाइवोर्स के बाद स्त्री के अधिकार,
एवं इसकी कानूनी प्रक्रिया तथा सजा पर भार दिया जाएगा। ऐसे कानून बनेंगे जो कि पूरे देश के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए एक समान होंगे। इस कानून को बनाते वक्त सभी पहलू पर ध्यान देना होगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी संतुलन इस तरह से बने कि सबके लिए कानून एक समान हो, लेकिन किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। देखिए, जब नई चीजें आती है तो इसका विरोध होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ बदलाव भी इतना ही जरूरी है और ये बदलाव कुछ अच्छे के लिए है। एज ए इंडियन सिटीजन आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि हमारे लिए आपका पहलू भी जानना इतना ही जरूरी है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से एक नए मुद्दे पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।